गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सार्थकता में बदलाव हमसे है में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। इससे पिछला जो वीडियो था हमारा मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित था। बड़ी बड़ी नदियों के बारे में पढ़ा हमने। मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियां पढ़ ली। तो सबसे पहले नंबर पे नर्मदा, दूसरे नंबर पे चंबल 965 और नर्मदा 1312 किलोमीटर। थर्ड नंबर पे पढ़ा अपन ने सोन नदी 780 किलोमीटर लंबाई। चौथे नंबर पे ताप्ती 724 किलोमीटर और पांचवें नंबर पर पढ़ा अपन ने बेतवा। बेतवा की लंबाई कितनी पड़ी? 590 किलोमीटर। रायसेन जिले के कुमरा। दसान नदी पढ़ा अपन ने, किसकी सहायक नदी है? बेतवा की। बेतवा की सहायक नदी। और बनास चंबल की सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदी है। एक मालूम एक पढ़ा अपन ने है। बीहड़ नदी, जल्दी बताओ, बीहड़ नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की। हाँ, बीहड़ नदी सोन की। सोन की शिव बीहड़ नदी की बात करें, टोन्स की सहायक नदी। टोन्स की सहायक नदी, सोन की नहीं, टोन्स की है ना? और किस? बघेलखंड के पठार में। बघेलखंड की नदी है। बघेलखंड के पठार में। कौन सा जलप्रपात इसके ऊपर बना हुआ है? नहीं जी, नहीं। चलिए, कैसे हो सकता है? बीहड़ नदी पर केवटी और चचाई जलप्रपात का है। चचाई जलप्रपात किस नदी पर है? चचाई जलप्रपात देखो नोट्स में है ना आप लोगों के। चचाई जलप्रपात, यही तो कंफ्यूजन है। यही नहीं होना चाहिए, या तो पता ही ना हो या तो पता ही ना हो। बीहड़ नदी पर है चचाई जलप्रपात। बीहड़ नदी पर है चचाई जलप्रपात, बीहड़ नदी पर है। और आप जो बोल रहे थे कौन सा? बहुटी जलप्रपात, वो किस नदी पर? सेलर नदी पर। सेलंग नहीं, सेलर नदी पर। ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बहुटी है। एक नदी है नेवज नदी। नहीं पढ़ा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ा। ये खिड़की खोल दो, फिर सुना याद आएगा। कौन सा जलप्रपात की बात, कौन सी नदी की बात करें? नेवज नदी। ऐसी छोटी छोटी नदियां एग्जाम में पूछ लेते हैं। बड़ी नदियां तो सालों से पूछ रहे हैं, अब उनको पूछने की जरूरत नहीं है। सुबह शाम लोग बाग वही पढ़ते रहते हैं। तो अब पीएससी ने अपना रुख बदल लिया है। वैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो हमारे आसपास होते हैं और हमें पता ही नहीं होता है। जैसे वो बहन जी बैठी है, उनसे पूछूंगा मैं, वर्धा नदी, उनके गांव के पास की नदी, कहां से उद्गम होता है इसका? नहीं पता। ऐसे क्वेश्चन पीएससी पूछता है। ऐसे क्वेश्चन पीएससी पूछता है। तो हम बात कर रहे थे नेवज नदी। तो नेवज नदी का उद्गम सीहोर जिले की आष्टा तहसील से। नेवज नदी का उद्गम सीहोर जिले की आष्टा तहसील से। तो पार्वती भी है। हाँ, पार्वती। क्या एक जिले में एक ही नदी? ऐसा है क्या कुछ? हाँ? नहीं है ना? सेम है। हाँ, तो अब याद ऐसे ही तो याद होता है हमें, ऐसे ही याद होता है। नेवज नदी सीहोर जिले की आष्टा तहसील से। इसी प्रकार बीना नदी। बीना नदी अपन ने पढ़ लिया, किसकी सहायक नदी है ये? बेतवा की। पिछले साल क्वेश्चन में पूछा गया था। सागर जिले में इसके ऊपर कौन सा जलप्रपात बना है? नहीं, कोई बांध बना है ना इसके ऊपर? राहतगढ़ जिसे बोलते हैं, बीना नदी पर राहतगढ़ का और क्या नाम बताया? कल पढ़ा हमने इसे। बीना नदी कौन सा? भालकुंड। भालकुंड जिसे राहतगढ़ जलप्रपात भी कहते हैं, बीना नदी पर है। बीना नदी किसकी सहायक नदी है? बेतवा की। और ये जलप्रपात कहां पर है? सागर में। लेकिन इस नदी का उद्गम होता है रायसेन में, रायसेन जिले में। बीना नदी का उद्गम कहां पर? रायसेन जिले में। रायसेन जिले में। बाघेन नदी। बाघेन नदी। बाघेन नदी। बाघेन नदी। बाघेन नदी पन्ना जिले से,
पन्ना जिले से। मोरण नदी, मोरण नदी कोई बता सकता है? ऑनलाइन वाला बता सकता है? मोरण, गंजाल, ये नदियां, ये तो पढ़ा है क्या ना, पीछे फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, है ना? हाँ, कोई बता सकता है? जो छुट्टी करते हैं पानी का बहाना करके, वो लोग भी बता सकते हैं। जिनके ऊपर सबसे ज्यादा बारिश होती है वो भी बता सकते हैं। जिनकी जल्दी नींद नहीं खुलती वो लोग भी बता सकते हैं। गंजाल नदी हरदा में है। मोरण नदी, मोरण नदी, ये आवाज बड़ी जानी पहचानी लगी मुझे। योगेश जी आपकी है क्या आवाज है? जी सर, बढ़िया है। विदिशा से बोल रहे हैं आप? हाँ, खुशबू आ रही थी क्योंकि विदिशा में रहा हूं मैं 3 साल, 2003 से 2006 तक, तो वहां की खुशबू आ रही थी जरा। तो मोरंड और गंजाल जो है ये नर्मदा की सहायक नदियां है, ठीक है। और इसका उद्गम जो होता है, जैसे गंजाल नदी बैतूल जिले से इसका उद्गम होता है, और मोरंड नदी भी बैतूल जिले से, लेकिन ये हरदा और बैतूल के बाउंड्री पर बहती है। मोरंड और गंजाल दोनों नदी साथ में लिख लेंगे, ठीक है। नेउर नदी, नेउर नदी, नेउर नदी, नेउर नदी, सीधी और सिंगरौली, सीधी में उद्गम और प्रवाह कहां पर है इसका? सीधी, सिंगरौली जिले में। शक्कर नदी पढ़ा था हमने 2-3 दिन पहले, मैडम ने बिल्कुल सही जवाब दिया था, आपने नहीं सुना होगा। नर्मदा की सहायक नदी, बिल्कुल सही। और क्या सुना था आपने? हाँ? छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा, है ना? अमरवाड़ा से इसका उद्गम होता है। क्या पढ़ रहे हैं अपन? कौन सी नदी? शक्कर नदी। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा के से उद्गमित नर्मदा की सहायक नदी, नर्मदा की सहायक नदी। इसी प्रकार दूधी नदी, ये किसकी सहायक नदी? दूधी, नर्मदा की। शक्कर दूधी साथ में पढ़ते हैं तो याद हो जाता है, क्योंकि चाय बनाना पड़ता है तो ही याद होता है, वैसे याद नहीं होता, ऐसे पढ़ना पड़ता है अपने को। शक्कर दूधी, तो दूधी नदी छिंदवाड़ा जिले के तामिया से, छिंदवाड़ा जिले के तामिया से, छिंदवाड़ा जिले के तामिया से। कावेरी नदी, ये सबको पता होगा, ये वर्षा को भी पता होगा। कावेरी नदी नाम तो सुना होगा आपने? हाँ। क्या, कैसे सुना था? पहले, हाँ? मतलब पहले सुनी हूँ, पढ़ी हूँ, लेकिन अभी याद नहीं। अभी याद नहीं है, क्यों? दिमाग नहीं, मेमोरी कार्ड है क्या? जब चाहे तब डिलीट कर देते हैं, क्या है? दिमाग को दिमाग ही रहने दो, मेमोरी कार्ड मत बनाओ। जो मेमोरी कार्ड की तरह याद कर लेते हैं ना, रट्टू होते, वो ऐसे ही भूल जाते हैं। कावेरी नदी हमने बताया था, आप लोग, आपको बताया होगा कावेरी नदी, आपने जवाब भी दिया था कभी। कावेरी नदी। ओम की आकृति कहां पे? महेश्वर, ओमकारेश्वर, सॉरी, ओमकारेश्वर में है ना, ओमकारेश्वर में है ओम की आकृति। 2 ज्योतिर्लिंग है, एक महाकालेश्वर और दूसरा ममलेश्वर, ओमकारेश्वर जिसे कहते हैं, है ना। और वहां पर कौन सी 2 नदियों का संगम है? हाँ? नर्मदा और आपने कुछ बोला, जल्दी बोलो। नर्मदा और कावेरी है। ये कावेरी कहां से आ गई बात? अभी तो किसी को नहीं पता था। नहीं पता, फिर पढ़ा लिखा करो।
पढ़ा लिखा करो, हम कोई प्रदर्शनी में नहीं आए यहाँ पर। कावेरी नदी 2-4 बार पढ़ लिया हमने, तो अब पता होना चाहिए। कावेरी नदी कहाँ पर? ओमकारेश्वर। नर्मदा की सहायक नदी, वही तो ओम की आकृति बनती है, सहायक नदी है ना, नर्मदा की सहायक नदी। मध्य प्रदेश के संदर्भ में पता है, नहीं तो कावेरी तो हमें पता है, दक्षिण भारत की एकमात्र सदावाहिनी नदी है कावेरी नदी, दक्षिण भारत की, तमिलनाडु वाली। हम अभी उसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं। तो ये कावेरी नदी, तो कावेरी नदी नर्मदा के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदी। बारना नदी, बारना जी, नर्मदा की शायद नर्मदा की सहायक नदी, बिल्कुल सही बोले आप। नर्मदा की सहायक नदी है बारना नदी। बारना नदी नर्मदा की सहायक नदी है, लेकिन कहाँ पर है बारना नदी? रायसेन, रायसेन बारना नदी। तो बारना नदी का उद्गम रायसेन जिले से होता है। अभी एक को बताया मैंने, 2003 में मैं कहां पर था? विदिशा में, 2003 से 6 तक। और उससे पहले मैं रायसेन में 1 महीना वहां पे ये ऐसी नर्मदा नदी, और इधर से जाती थी कौन सी? बारना नदी, बारना नदी। और यहाँ पर एक गांव, छोटा सा गांव, उसको बोलते हैं सेमरी घाट। क्या नाम था उसका? सेमरी घाट। यहाँ पे मुझे जाना पड़ता था। यहाँ था बरेली, रायसेन, रायसेन से बाड़ी, बाड़ी से बरेली, और बरेली से मुझे जाना था पैदल लगभग 12 किलोमीटर। कैसे? पैदल 12 किलोमीटर। रास्ता भी नहीं था, कीचड़ ही कीचड़ था। जब पहली बार गया मैं, सुबह निकला तो स्कूल पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। अब जैसे ही वहां गया मैं, तो मुझे ये दिख रहा था सब, बारिश का समय था, जुलाई में है ना, ये नर्मदा नदी पूरा पानी पानी, बारिश हुई थी तो वो काला, वो मिट्टी वाला पानी दिख रहा था। मुझे समझ में नहीं आया था मैं आया कहाँ हूँ, क्योंकि जिधर देखता था ये ऐसा दिखता था पूरी नदी ही नदी, पानी पानी दिख रहा था, कुछ दिख ही नहीं रहा था, ये दिख ही नहीं रहा था नीचे। फिर देखा मैंने तो यहाँ पर ये नदी बड़ी गहराई में, और नीचे से झांक के देखा तो एक नाव थी, और नाव में एक आदमी बैठा था। बोले कहाँ जाना है? मैंने बोला सेमरी घाट। बोले ये है, बोले सेमरी घाट। वो नदी को नाव से पार करके जाना पड़ता था। लगभग 1 महीना में गया था यहाँ पे। बारना नदी बड़ा करीब से देखा मैंने इसको। कैसे देखा है? करीब से। आप लोगों को भी दिखाया ना अभी थोड़ा सा मैंने, तो कितनी दिक्कतें होती है नौकरी पाने के लिए, और आप लोग यहाँ पे फ्री में पढ़ने से भी कतराते हैं लोग वहाँ, और हम लोग नौकरी पाने के लिए कितने, कहाँ देखो, कहाँ रहा गंगापुर, कहाँ रहा बैतूल, कहाँ रहा रायसेन, और 3,500 रुपये मिलते थे, ज़्यादा भी नहीं देते थे सारे को, ज़्यादा भी नहीं देते थे। कितने देते थे? 3,500 रुपये। और उसके लिए मुझे कितना संघर्ष करना पड़ा। तो बारना नदी अब तो नहीं भूलेंगे ना, कहानी के साथ में याद है। कहाँ पे बारना नदी? रायसेन। किसकी सहायक नदी है ये? नर्मदा की सहायक नदी है। कोलार नदी, इसमें बड़ा कुछ कंफ्यूजन हो जाता है। कोलार नदी, भोपाल में जाते हैं लगभग सब बोलते हैं कोलार रोड पे, कोलार रोड पे, कोलार रोड पे बोलते रहते हैं ना, कोलार रोड पे। तो अब बताइए महोदय जी, कोलार नदी का कहाँ पे प्रवाह क्षेत्र या उद्गम कहाँ पे? हाँ भोपाल है। आप कुछ बोले, कुछ तो बोले। हरा वाला छाता आप लेके आते हो क्या? कौन लेके आता? हाँ नीचे रखा हुआ है, सुबह भी देखा मैंने, तो कौन आ गया, भूल गया लगता है कोई। हाँ, रायसेन भी नहीं है, भोपाल भी नहीं है, सीहोर किस जिले में है? सीहोर, क्योंकि सीहोर भोपाल का पड़ोसी जिला है, सीहोर। ठीक। तो कोलार नदी का उद्गम सीहोर जिले के बाल्किसगंज पहाड़ियों से, बाल्किसगंज पहाड़ियों से। कोलार नदी का उद्गम सीहोर जिले के बाल्किसगंज के पहाड़ियों से। यहाँ पे दिक्कत हो जाता है,
क्योंकि ये कहाँ पर है, एकदम भोपाल के पास में है, भोपाल में प्रवाहित होती है, तो ऐसा लगता है ना उसका उद्गम यही होता होगा। अब है चोरल नदी, जैसे अभी जयंत कुमार जी ने बोला था। जयंत कुमार सुन रहे हैं आप मेरी आवाज? क्या कंफ्यूजन? नमस्कार नमस्कार, आपकी आवाज बड़ी अच्छी लगती है मुझे, बोलो। हाँ, ये जो चोरल नदी पर ही है, ये उसकी सहायक नदी है, इसकी चंबल की, ठीक है। तो चोरल नदी नहीं, ये हम वो इंदौर वाली चोरल नदी की बात कर रहे हैं, छोटी सी नदी है ये, ठीक। चोरल नदी का उद्गम इंदौर के समीप जाम से होता है, छोटा जाम एक गांव है, और यहाँ पर दरवासा मंदिर का निर्माण, दरवासा मंदिर का निर्माण किया गया है। अब हम पढ़ेंगे मान नदी और हथनी नदी। मान नदी और हथनी नदी। चोरल नदी बता दिया मैंने, इंदौर के समीप। मान नदी और हथनी, तो मान नदी का उद्गम धार जिले से, मान परियोजना अभी पढ़ेंगे अपन, तो मान नदी का उद्गम किस जिले से? धार जिले से। और हथनी नदी का उद्गम अलीराजपुर जिले से। हथनी नदी का उद्गम अलीराजपुर जिले से। वर्षा क्या बताया? मान नदी का उद्गम धार जिले और हथनी नदी का अलीराजपुर। अलीराजपुर। हथनी नदी का उद्गम कहाँ पे? अलीराजपुर। सर दोनों किसकी सहायक नदी? मान और हथनी नर्मदा की, दोनों नर्मदा की सहायक नदियां है, दोनों नर्मदा की सहायक नदियां है। क्लियर? अब आज का टॉपिक शुरू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश की परियोजनाएं। कौन कौन सी? मध्य प्रदेश की परियोजना, मध्य प्रदेश की परियोजनाएं। तो सबसे पहले देखेंगे हम इंदिरा सागर परियोजना। इंदिरा सागर परियोजना, अब सबको पता है इंदिरा सागर परियोजना कहां पर है, आप लोगों ने वीडियो भी देखा है इसका। इंदिरा सागर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना। नर्मदा नदी पड़ा अपन ने अमरकंटक से, है ना, और इसका प्रवाह गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी, ये तो पड़ा है अपन ने, नर्मदा नदी है। और इसके नीचे ताप्ती नदी महाराष्ट्र की बाउंड्री पे, ये यहाँ से बहेगी एकदम महाराष्ट्र की बाउंड्री से, फिर गुजरात। तो यहां से यदि हम इसकी परियोजनाएं देखते हैं, सरदार सरोवर कहां पर होगी? मध्य प्रदेश के बाहर। सरदार सरोवर गुजरात में है, नर्मदा नदी पर स्थित सबसे बड़ी परियोजना। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? इंदिरा सागर की, मतलब नर्मदा नदी पर या मध्य प्रदेश में स्थित परियोजना, मध्य प्रदेश में स्थित परियोजनाएं। और पहले पढ़ रहे हैं हम सरदार सरोवर। सरदार सरोवर, यहाँ पे अवंतीबाई सागर, अवंतीबाई सागर परियोजना, नर्मदा नदी, जबलपुर पढ़ा था अपन ने, अवंतीबाई जबलपुर में है। और इसके बाद में इंदिरा सागर, इंदिरा सागर कहां पर? खंडवा। हरसूद छनेरा, ये नाम बताया था ना मैंने, हरसूद छनेरा सबसे बड़ा विस्थापित नगर। तो ये इंदिरा सागर परियोजना, इसके बारे में लिखेंगे। इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर है ये तो पता है, नर्मदा नदी पर। किस जिले में है? खंडवा जिले में, खंडवा जिले में, खंडवा जिले में। इसकी नींव 1984 में किसने डाली होगी? श्रीमती इंदिरा गांधी, 1984 में।
श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा रखी गई और 1992 में यह परियोजना बनकर तैयार। 1992 में यह परियोजना बनकर तैयार हो गई। 1992 में यह परियोजना बनकर तैयार हो गई। यहां से 2007 में जलदीप योजना का प्रारंभ हुआ। ये क्वेश्चन प्री में पूछा गया था, 2012 या 13 के पीएससी में पूछा था ये क्वेश्चन, 2012 या 13 में। कौन सी योजना? जलदीप योजना। जलदीप योजना। तो इंदिरा सागर परियोजना, 2-3 बात एकदम फैक्ट हमें पता होना चाहिए। किस जिले में है? खंडवा जिले में। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। कब शुरुआत हुई? 1984 में। किसने नींव रखी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। कब पूर्ण हुई है? 1992 में। और कौन सी योजना यहाँ शुरू हुई? जलदीप योजना। जलदीप योजना पता चल गया? हेमलता अभी याद है? कल तक रहेगा? कोई गारंटी नहीं है कि याद रहेगा कल। ठीक है, ऐसे ही सुना ना कल भी। ठीक, किस नाम से जाना जाता है इसे? नहीं जी, पुनासा। सामान्य से लोग क्या बोलते हैं? पुनासा। पुनासा बांध परियोजना। पुनासा बांध परियोजना। पुनासा गांव है, पहले पुनासा बोलते थे, लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया? इंदिरा सागर। इंदिरा सागर। दूसरा हम पढ़ेंगे गांधी सागर। जब आप नोट्स बनाते हो तो मैं दूसरे दिन रिवीजन भी करवाता हूं, तो उसमें 1-2 बातें ऐड भी कर सकता हूं, तो इसलिए थोड़ी सी गुंजाइश उसमें होना चाहिए। गुंजाइश होना चाहिए कि हम उसमें कुछ ऐड कर सकें। परमानेंट नोट्स है आपके, जब जब नई बात पता चलेगी तो वही लिखोगे आप लोग। और हर बार यदि नए नोट्स बनाएं तो जीवन भर नोट्स बनाना, दूसरों के काम में आएंगे, आप लोगों के काम में वो आने वाले नहीं। ठीक है, आप लोगों के यदि काम में लाना है तो नोट्स एक ही बार बनाना है, उसी को अपडेट करना है, उसी को अपडेट करना है। और वो ऐसा हो जैसे गीता हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वैसे ये नोट्स आपके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। अब है गांधी सागर परियोजना। थोड़ी सी बात तो पता हो गई, मुझे लगता है आपको पता नहीं है, बाकी सबको पता है। हाँ, किस जिले में? मंदसौर जिले में। किस नदी पर है? चंबल नदी पर। देखो बहुत बढ़िया। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ऐसे ज्ञानी लोग साथ बैठोगे तो कुछ तो ज्ञान मिलेगा। एकदम सही। तो चंबल नदी पर है ये। चंबल नदी पर किस जिले में है? मंदसौर जिले में। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अब जो मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, 3 बांध है उसमें, पढ़े ना आप लोगों ने, अभी पूछ भी रहे थे एक दूसरे से। तो पहला गांधी सागर है, दूसरा राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, और तीसरा जवाहर सागर कोटा राजस्थान में। तो ये 3 बांध है, उसमें से सबसे पहले यही बन के तैयार हुआ था, पहला बांध है। इसकी नींव 1954 नींव कब रखी गई? 1954 में, और 1960 में यह बनकर तैयार हो गया। 1960 में ये बनकर तैयार हो गया। इसी प्रकार अगला जो चंबल नदी पर है, राणा सागर परियोजना। थोड़ा सा लिख लेते, कंफ्यूज होते रहते नहीं तो ये गांधी सागर से थोड़ा सा आगे किस जिले में? ये चित्तौड़गढ़ जिले में। किस राज्य में है? राजस्थान में।
किस नदी पर है? चंबल। चंबल नदी पर है। किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना? मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक। 1970 में बन के तैयार हुआ। चुलिया जलप्रपात के समीप रावत भाटा नामक स्थान पर, चुलिया जलप्रपात के समीप रावत भाटा नामक स्थान पर विद्युत उत्पादन क्षमता इसकी 172 मेगावाट, 172 मेगावाट, 172 मेगावाट। 50% विद्युत मध्य प्रदेश को और 50% राजस्थान को। यदि हम इसको मैप में दर्शाना चाहें तो ये चंबल नदी इस तरीके से, हमने पढ़ा भी है, ये नदी 2 बार मध्य प्रदेश में प्रवेश कर है ना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर, 2 बार मध्य प्रदेश को काटती है चंबल नदी। तो सबसे पहला बांध मंदसौर में पहला बांध पढ़ा ना अपने, गांधी सागर, ये मंदसौर में। दूसरा यहाँ पर ये राजस्थान वाले एरिया, ये राजस्थान, इधर नहीं, कहाँ पर? इधर राजस्थान वाले एरिया में। और दूसरा यहाँ पर ये और ये जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और ये गांधी सागर, 3 बांध बनेगी, 3 बांध। और फिर वापस वो कहाँ पहुंचेगी नदी? मध्य प्रदेश में, और फिर परमानेंटली यूपी, फिर यूपी में पहुंच जाएगी। तो लिखेंगे हम इसमें, पहला बांध लिख लिया गांधी सागर, दूसरा राणा प्रताप सागर, और तीसरा कौन सा है? जवाहर सागर। कोटा के बोरावास गांव में विद्युत उत्पादन 99 मेगावाट, और मध्य प्रदेश व राजस्थान की बराबर हिस्सेदारी, 50% मध्य प्रदेश को, 50% राजस्थान को। पहले वाले बांध की हमने विद्युत उत्पादन क्षमता नहीं लिखी होगी, गांधी सागर की है। तो गांधी सागर के 115 मेगावाट, 115 मेगावाट, और इसमें भी भागीदारी कितनी है? 50-50%, तीनों बांध में। अब शुरुआत कब हुई है इस परियोजना की? जैसे मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया, चंबल घाटी परियोजना, तो शुरुआत तो 1954 में लिखा होगा आप लोगों ने, है ना? किस प्रधानमंत्री ने शुरू की होगी? वर्षा बताएगी। ज्ञान की परीक्षा है, 54 प्रधानमंत्री जी। नेहरू जी। गुड, ताली तो बनती है आपके लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। आप खुश नहीं हुए क्या? ऐसे यार गलत बोला क्या इन्होंने? हाँ? आप क्या सोच रहे थे? बताओ। श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो आप गलत थे भाई। इंदिरा 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने और वो 2 साल रहे। 1966 में उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी बनी है। और वो कब तक रहे? 1984 तक। बीच में 2 साल का गैप आया था, गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी पहली बार 1977 से
79 तक 2 साल, और उसमें 2-3 प्रधानमंत्री, चौधरी चरण सिंह और कौन थे? चौधरी चरण सिंह जी के पहले बताइए, जयंत कुमार, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। मोरारजी देसाई, सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री जिन्हें बोला, मोरारजी देसाई, ये पहले 1977 में बने थे, ठीक है। और उसके बाद में चौधरी चरण सिंह, फिर वापस इंदिरा गांधी। क्लियर हो गया? किसने शुरुआत की थी इसकी? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, चंबल घाटी परियोजना, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। 3 पढ़ा ना अपन ने इसमें, एक गांधी सागर, दूसरा राणा प्रताप सागर, और तीसरा जवाहर सागर। तो ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, तीनों मिलाकर। तो पहली कौन सी होगी फिर? सरिता बताइए, ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, बच्चों का खेल, बाएं हाथ का खेल। पहली कौन सी होगी सबसे बड़ी? नहीं, हाँ, सबसे बड़ी कौन सी होगी? नहीं तो ये तीनों तो इसी में आ गया ना, तीनों मिला के चंबल घाटी परियोजना। ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी है, तो पहली कौन सी होगी? नर्मदा घाटी। सबसे बड़ी कौन सी है? नर्मदा घाटी परियोजना। और दूसरे नंबर पर कौन सी है? चंबल नदी घाटी परियोजना। पहले नंबर पर नर्मदा घाटी और दूसरे नंबर पर चंबल नदी घाटी परियोजना। नर्मदा को अभी मैंने बोला था कि हम उसको और पढ़ेंगे, थोड़ा सा और थोड़ी सी कसर रखेंगे उसमें। क्लियर हो गया ये? अब हम देखते हैं बाण सागर परियोजना। ये भी पढ़ लिया था कल अपन ने, बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना किस नदी पर होगी? बाण सागर परियोजना सोन नदी पर, नर्मदा के पास से उद्गम होता है, लेकिन ये उत्तर पूर्व की ओर बहती है, उत्तर पूर्व की ओर बहती है। तो बाण सागर परियोजना, बाण सागर परियोजना किस नदी पर? सोन नदी पर, सोन नदी पर बाण सागर परियोजना। शहडोल के देवलोध नामक स्थान पर, शहडोल के देवलोध नामक स्थान पर, देवलोध नामक स्थान पर किस नदी पर? सोन नदी पर, सोन नदी पर। किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की संयुक्त परियोजना। छत्तीसगढ़ इधर है और ये कहां जा रही है? ऊपर। गंगा नदी में मिलती है कि नहीं है? गंगा की सहायक नदी है ये। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की संयुक्त परियोजना है। अब यदि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, किस नदी घाटी परियोजना का नाम किसी साहित्यकार के नाम पे रखा हुआ है, तो होगा बाण सागर परियोजना। उत्तर भी बता दिया, प्रश्न भी बता दिया है। किस नदी घाटी परियोजना का नाम किसी साहित्यकार के नाम पर रखा गया है? तो नदी घाटी का नाम बता दिया मैंने, बाण सागर परियोजना। तो आप क्या बताओगे हेमलता? साहित्यकार का नाम बताइए। हाँ, सर आपने क्वेश्चन फिर से क्योंकि उसमें कहीं नदी आया था, तो फिर नदी का नाम बताना है ना? नहीं जी, साहित्यकार का नाम बताना है। वो नदी घाटी परियोजना का नाम किसी साहित्यकार के नाम पे रखा गया है, तो उस गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बाण भट्ट।
बाणभट्ट के नाम पर रखा है ना, बाण सागर, बाणभट्ट। किसके समय में था ये? हर्षवर्धन के समय में, हर्षवर्धन के समय में। ठीक, तो क्लियर हो गया। इसका नामकरण बाणभट्ट के नाम पर किया गया है, बाणभट्ट के नाम पर किया गया है। अब हम पढ़ेंगे सम्राट अशोक सागर परियोजना। सम्राट अशोक सागर परियोजना, अशोक सागर परियोजना, सम्राट अशोक सागर परियोजना, अशोक सागर परियोजना। चलो बताओ किस नदी पर है, किस जिले में है? पढ़ चुके हैं हम इसे, बार बार तो पढ़ते हैं उस नदी को। अशोक सागर, हाँ गुड, बेतवा नदी पर है। किस जिले में? अशोकनगर नहीं तो विदिशा जिले में। विदिशा में एसीटीआई कॉलेज का नाम नहीं सुना? सब लोग तो सपने देखते थे पहले कि वहां जाके बी करेंगे, पॉली करेंगे करके, है ना। तो विदिशा जिले में बेतवा की सहायक नदी हलाली, हलाली नदी पर है। इसे हलाली नदी घाटी परियोजना भी बोलते हैं और सम्राट अशोक सागर परियोजना भी कहते हैं। क्लियर हो गया नहीं? सरिता क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा नहीं? अब हम पढ़ेंगे भीमगढ़ बांध। भीमगढ़, भीमगढ़ बांध, भीमगढ़ बांध, भीमगढ़ बांध किस नदी पर है? कोई बता सकता है? अमरू आप भी बता सकते हैं, मत बताओ, आप इतिहास में रहो। भीमगढ़ बांध नहीं तो मान नदी पर नहीं है, माही, माही तो उधर बेचारे दूसरी जगह भटक रही है। ये है भीमगढ़ बांध, सिवनी जिले में, सिवनी जिले में बेनगंगा नदी पर, बेनगंगा नदी पर, सिवनी जिले में बेनगंगा नदी पर। संजय सरोवर बांध, नया नाम क्या है इसका? संजय सरोवर। जैसे हलाली, हलाली का नया नाम क्या हो गया? सम्राट अशोक सागर। वैसे ही इसका नया नाम क्या है? संजय सरोवर, संजय सरोवर बांध। मिट्टी से बना हुआ, मिट्टी से बना हुआ एशिया का सबसे बड़ा बांध। इसी की बात कर रहे हैं, भीमगढ़ की बात कर रहे हैं हम, दूसरा कहीं नहीं पहुंचे। भीमगढ़ बांध किस नदी पर है? बेनगंगा नदी पर, बेनगंगा नदी पर। किस जिले में? सिवनी जिले में। वर्तमान में किस नाम से जानते हैं इसे? संजय सरोवर बांध के नाम से जानते हैं। और ये मिट्टी से बना हुआ एशिया का सबसे बड़ा बांध है। नहीं तो वो सीमेंट कंक्रीट से बने हुए होते हैं, कंक्रीट से बनते हैं कि नहीं बांध, और छोटे छोटे जो बांध होते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं। लेकिन ये एशिया का सबसे बड़ा बांध जो मिट्टी से बना हुआ है, इसलिए उसका नाम क्या रख लिया? भीमगढ़। क्या नाम रखा गया? भीमगढ़। हो गया? हेमलता याद हो गया? वर्षा आपको? ठीक। अब हम पढ़ेंगे अवंतीबाई परियोजना, अवंतीबाई परियोजना। अब परीक्षा की घड़ी है अर्जुन जी। ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अवंतीबाई। किस नदी पर है ये? मुझे पता है आप कॉपी को देखोगे और उसी को चाटोगे, बोर्ड को तो देखोगे नहीं आप। हाँ क्या अब पता चला किस नदी पर है? मैंने लिखा भी है यार, नर्मदा नदी पर अवंतीबाई। ठीक है, लिखेंगे।
अवंतीबाई परियोजना, नर्मदा की सहायक नदी बरगी पर जबलपुर जिले में जबलपुर को जल की प्राप्ति इसी परियोजना से, जल विद्युत उत्पादन क्षमता 90 मेगावाट। ये बरगी, ये इधर से नदी बरगी और यहाँ पर ये बांध बना हुआ है, लेकिन नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत ही ये शामिल है। किस नदी पर है? बरगी। नर्मदा की सहायक नदी बरगी पर है। अब हम पढ़ेंगे राजघाट परियोजना। राजघाट राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है ये। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना राजघाट परियोजना। बड़ा फेमस नाम है। किसकी समाधि है राजघाट? गांधी जी की। मैं गया हूं वहां पर, 2 बार गया हूं देखने के लिए। दीप जलता है वहां पे 24 घंटे। तो राजघाट परियोजना, लेकिन ये दिल्ली में नहीं है ना, ये कहां पर है? मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। ये लोग सब गुस्सा हो रहे, बोले कैसे पढ़ती है लड़की, जब देखो तब गलत जवाब दे देती है और हमारी कॉपी खराब कर देती है। ऐसा बोल रहे हैं सबके सब। आप लोगों को सुनाई नहीं आ रहा होगा, लेकिन ऑनलाइन वाले बोलते तो मुझे सब सुनाई आता है। बोलते कुछ भी बोलते रहती है। इस लड़की से जब भी सर कुछ पूछते हैं तो गलत ही जवाब देती है और काट छाट करना पड़ता है कॉपी में, है ना। तो किस नदी पर है? बेतवा नदी। नर्मदा पर कैसे हो सकता है? कुछ तो तर्क लगाना था भाई। नर्मदा पर वो नदी, वो परियोजना जो गुजरात से होगा, महाराष्ट्र से होगा। अब ये उत्तर में जाने वाली नदी, ये उसमें नर्मदा कहां से आएगी, है ना। तर्क लगाना पड़ता है थोड़ा सा हमें, ठीक है। जैसे आज बड़ा अच्छा पढ़ा था मैंने, किसी ने मैसेज भेजा था, छाता हो या दिमाग हो, काम तभी करता है जब वो खुला हो। काम तभी करता है जब वो खुला हो। बंद दिमाग या बंद छाता कभी काम में नहीं आता। तो खुला रखा करो अपने दिमाग को भी और छाते को भी। नहीं तो बोले कि छाता लेके तो मैं कब से घूम रहा हूँ, फिर भी भीगते जा रहा हूँ, बार भीग जाता हूँ। भाई उसे खोलना भी बहुत जरूरी है। तो क्लियर हो गया क्या पढ़ा अपन ने? राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश किस नदी पर है? ये बेतवा नदी पर है। अशोकनगर जिला मध्य प्रदेश का, अशोकनगर जिला, और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला, ये यहाँ आता है ना? ये जो पार्ट है अंदर घुसा हुआ है, ये उत्तर प्रदेश का है। झांसी, ललितपुर, इधर ग्वालियर पड़ता है। जब हम दिल्ली जाते हैं ना तो पहले ललितपुर आता है, फिर झांसी आता है, फिर ग्वालियर आता है। तो हम मध्य प्रदेश से पहले उत्तर प्रदेश में पहुंच जाते हैं, उत्तर प्रदेश से फिर मध्य प्रदेश में आते हैं और फिर दिल्ली पहुंचते हैं। होता है ना ऐसा, ट्रेन से जो भी जाता है। तो वही है कि ये बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड वाला एरिया है। और इधर हम जाते हैं तो यहाँ से कोटा वगैरह पहुंच जाते हैं राजस्थान के लिए, फिर ऊपर मुरैना, भिंड वो मध्य प्रदेश में ही रह जाता है और हम राजस्थान में पहुंच जाते हैं। फिर इधर जाना तो फिर मध्य प्रदेश में पहुंचेंगे। तो कहाँ पर? ये
राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना, बेतवा नदी पर, मध्य प्रदेश के अशोकनगर और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की सीमा पर स्थित है। इसका नाम क्या है, इस परियोजना का नाम? रानी लक्ष्मीबाई। ठीक, बहुत बढ़िया, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। कंफ्यूज होते हैं इसमें। नर्मदा पर जो है वो इंदिरा सागर, बेतवा पर जो है वो रानी लक्ष्मीबाई, बेतवा नदी पर जो है वो है रानी लक्ष्मीबाई। ऐसे पुराने नाम और नए नाम दे देते हैं, बोलते इसमें सही जोड़ी मिला। बड़ा कठिन क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन जिसको मैंने पढ़ा दिया और जिसने स्वयं पढ़ लिया उसके लिए सरल, उसके लिए क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो इसे राजघाट परियोजना का नया नाम जो है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, या इसे लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। अब है अटल सागर बांध, ये तो नहीं पढ़ा होगा किसी ने। अटल सागर बांध, अटल सागर बांध, अटल सागर बांध। यह बांध शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर स्थित है। सिंध नदी पर, किस जिले में? शिवपुरी जिले में। किस राज्य में है ये? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की पढ़ रहे हैं, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, यह बांध शिवपुरी जिले के सिंध नहीं, शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर, सिंध नदी, हाँ, सिंध नदी पर स्थित है। इसे मणिखेड़ा बांध के नाम से भी जाना जाता है। मणिखेड़ा बांध के नाम से भी जाना जाता है। भदभदा बांध, भदभदा बांध, क्या पढ़ रहे हैं हम? भदभदा बांध। कुछ सुनाया था कि मैंने पहले इसके विषय में? नहीं सुनाया, सही याद नहीं आ रहा। आपको सुनाया था कुछ? मैंने आपको भी याद नहीं आ रहा। आपको आज ही सुनाया था। मैंने बोला था कि मैं पहले 2003 से 2006 तक विदिशा में था, है ना, विदिशा में था, और भोपाल से विदिशा में अप डाउन करते थे ट्रेन से। भोपाल में मैं 97 से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। कब से? 97 से। पढ़ाने को यदि मेरे जीवन से निकाल दिया जाए तो कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ है ही नहीं मेरे पास में पढ़ाने के अलावा। मेरी शुरुआत उसी से हुई है और मेरी दिली इच्छा है कि अंत भी उसी के साथ में ही हो जाए। तो 97 में मैं यहाँ शिफ्ट हो गया भोपाल में। कुछ भी नहीं, खाली हाथ चला गया था, कुछ भी नहीं था मेरे साथ में, और वहीं पढ़ाना शुरू कर दिया। घर घर चल जाता था पढ़ाने के लिए। जब मेरी नौकरी लगी, पहले बताएं रायसेन में लगी, इतनी दूर जाना पड़ता था, मुझे कोचिंग छोड़ना पड़ता। सुबह निकलता था तो वहाँ शाम को पहुँचता था, कोचिंग छोड़ना पड़ता, तो मैंने नौकरी छोड़ दी, कोचिंग नहीं छोड़ी। फिर उसी समय विदिशा से मेरे पास कॉल लेटर आया। दिन में 3 कॉल लेटर आते थे मेरे पास में। कितने? 3। मुझे चयन करना पड़ता था कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। तो विदिशा से आया तो मैं सोचा विदिशा चला जाता हूँ, नजदीक 60 किलोमीटर भोपाल से। तो मैं वहाँ जाता था ट्रेन से। तो वहाँ पे विदिशा का नाम था भेलसा, पढ़ता है ना ये? विदिशा का प्राचीन नाम क्या है? भेलसा। भेलसा के बाद में पड़ता है सांची, वापसी में। सांची के बाद पड़ता है सलामतपुर, सलामतपुर के बाद पड़ता है दीवानगंज, दीवानगंज के बाद में पड़ता है भदभदा के बाद पड़ता है सूखी सेवनिया। ये भोपाल का एक सब स्टेशन है। जैसे इस साइड में क्या है? हबीबगंज, और उस साइड में क्या है? सूखी सेवनिया। तो ये एक हिंदी की कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ऐसी कुछ हिंदी कहावत बताई थी। क्या बताया था?
हमको तो याद नहीं रहता। छाता हाँ क्या? छाता बंद रहता है तो हाँ अच्छा ठीक है। तो हम जब आते जाते थे खाली ट्रेन में बैठे, उस समय ऐसा मोबाइल का ही जमाना था नहीं, टाइम पास कुछ होता नहीं था, जगह मिलती नहीं थी हम लोगों को ट्रेन में, क्योंकि हम लोग MST बनाते थे और जो ट्रेन पहले आ जाते थे उसमें बैठ जाते थे। तो हम क्या बोलते थे, पहेली बनाई थी क्या, भेलसा सांची कहे सलामत रहे मेरे दीवान। क्या बोलते थे, भेलसा सांची कहे सलामत रहे मेरे दीवान, आगे भदभदा खड़ा है फिर भी सूखी सेवनिया तेरी, सूखी सेवनिया तेरी। ऐसे हमने एक पहेली। तो ये भदभदा कहाँ पर है अब बताएं आप, कहाँ पर है? भोपाल में। और कोई बताए? भदभदा बांध की बात कर रहे हैं, क्योंकि भोपाल नीचे है, फिर सूखी सेवनिया, फिर भदभदा, फिर दीवानगंज, फिर सलामतपुर, फिर सांची, फिर भेलसा। और यहाँ पर एक नदी है बेतवा, यहाँ पर नदी है बेतवा। बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर तो एक विदिशा और एक सांची। एक तरफ सांची है और दूसरी तरफ भेलसा है। और भेलसा और सांची किस जिले में आता है? रायसेन जिले में। तो अब यहाँ पर एक दूसरा जिला भी है क्या? विदिशा तो हो ही नहीं सकता। अब एक बीच में एक टपक पड़ा, कौन सा जिला? रायसेन। विदिशा तो अलग हो गया। अब भदभदा के बारे में तय करना है कि किस जिले में स्थित है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लिखो। भदभदा बांध का निर्माण सन 1965 में 1965 में भोपाल में स्थित बड़े तालाब के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित है। दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित है। जब इस बांध का पानी बढ़ जाता है, जब इस बांध का पानी बढ़ जाता है तब कलियासोत नदी की ओर पानी छोड़ा जाता है। कलियासोत नदी की ओर पानी छोड़ा जाता है। तीनों क्वेश्चन याद रखने हैं। किस कहां पर है ये? भोपाल में स्थित जो बड़ा तालाब है, बड़ी झील जिसे बोलते हैं, उसके दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित है। कलियासोत नदी कहां पर है? भोपाल में है। और जब ये भदभदा का जो बांध का लेवल बढ़ जाता है तो फिर इसके पानी को किस नदी में छोड़ दिया जाता है? कलियासोत नदी पर छोड़ दिया जाता है। छोटी छोटी बातें लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है, इसे हमें याद रखना है। अब और बांध हम देखेंगे। सबसे पहले हम उसी नदी पर जाएंगे, सबसे पहले जो पढ़ा था मैंने बोला था थोड़ा सा मार्जिन रखना उसमें। कौन सी नदी? नर्मदा नदी वाली। नर्मदा नदी की बात करेंगे हम। नर्मदा नदी घाटी परियोजना, सबसे शुरुआत में जो हमने शुरुआत की थी इंदिरा सागर परियोजना से। इंदिरा सागर परियोजना, यही शुरुआत की थी हमने सबसे पहले। तो ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। नाम क्या बताया मैंने? नर्मदा नदी घाटी परियोजना। नर्मदा नदी घाटी परियोजना ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। कितने बांध बने हैं इस परियोजना के अंतर्गत? कोई बता सकता है? बार बार मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन बन जाए नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है, तो हमें ये लिखना ही पड़ेगा। क्यों? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। कितने बांध बने हैं इसके ऊपर? आपने नहीं गिने? अभी नर्मदा परिक्रमा हुआ ना, आपने पढ़ा भी होगा।
मैंने वीडियो में बताया भी होगा, नर्मदा परिक्रमा वाला, है ना। तो 29 बड़े बांध बने हैं इसके ऊपर, और 29 बड़े बांध, 35 मध्यम बांध, 3000 छोटे बांध, 3000 छोटे बांध, 3000 मेगावाट जल विद्युत। अभी हम 80 90 ऐसा पढ़ रहे थे, और यहाँ पे कितना 3000 मेगावाट, 3000 मेगावाट जल विद्युत, 28 लाख हेक्टेयर, क्या बोलूंगा इसके आगे मैं, सिंचाई, है ना। 28 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाता है। 28 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाता है, सिंचित किया जाता है। ये है कौन सी परियोजना, नर्मदा नदी घाटी परियोजना। कब शुरुआत हुई इसकी, 1984 से, है ना। 1984 में इंदिरा सागर परियोजना की। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक थोड़ा सा साइड का क्वेश्चन है इसका, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल में है ना, ये भोपाल में है इसका मुख्यालय, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण। एक शॉर्ट में कहीं पर लिख के रख लो, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण। कब स्थापना हुई अमरदीप, 1985 में, 1985 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। कहां पर है ये, भोपाल में, और हम इसे कहां ढूंढेंगे, होशंगाबाद में ढूंढेंगे, महेश्वर में ढूंढेंगे, खंडवा में ढूंढेंगे, सोचेंगे कहाँ होगा, नर्मदा नदी के किनारे होगा, लेकिन कहां पर है ये, भोपाल में। कब, 1985। आपने इंदिरा सागर परियोजना, दूसरा नाम क्या पढ़ा इसका, पुनासा। पुनासा बार बार एक क्वेश्चन आता है दिमाग में हमारे, आपके दिमाग में भी आता है, हनुवंतिया टापू, है ना। मैंने ऑफर किया था कि क्लास के बच्चे यदि 5 6 7 8 हो जाए तो एक साथ हम कभी घूमने के लिए जा सकते हैं वहां पे। कहाँ पर, हनुवंतिया टापू। तो ये यही है ये परियोजना, और एक टापू बना हुआ है बीच में, उसे क्या बोलते हैं, हनुवंतिया टापू। किस नदी घाटी परियोजना से जुड़ा हुआ है, नर्मदा नदी घाटी परियोजना से। किस परियोजना में, इंदिरा सागर परियोजना। किस बांध में, पुनासा बांध के तहत। तो लिखेंगे हनुवंतिया टापू को विकसित किया गया है, इसी में हनुवंतिया टापू को विकसित किया गया है, जो कि खंडवा जिले की मूंदी तहसील में स्थित है। खंडवा जिले की मूंदी तहसील में स्थित है। और कौन सा आयोजन होता है वहां पर, जल महोत्सव। प्रतिवर्ष जल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। प्रतिवर्ष जल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अब हुआ हमारा इंदिरा सागर परियोजना कंप्लीट। कभी भी आप क्वेश्चन पूछे 5 नंबर का भी बन जाएगा। क्लियर है एकदम। अब वापस चलते हैं हम जहां पहले थे, 1 2 परियोजनाएं और पढ़ेंगे हम, जैसे ओमकारेश्वर परियोजना। ओमकारेश्वर परियोजना किस नदी पर है ये, किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। और उसकी सहायक नदी कौन सी, कावेरी। कौन सी नदी, कावेरी। ठीक। यह परियोजना मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में निर्मित है। शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा
520 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन, 520 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन। तवा बांध परियोजना, अब छोटी छोटी परियोजनाएं हम पढ़ रहे हैं। तवा बांध परियोजना, तवा बांध परियोजना। शुरुआत हुई थी 1958 में इसकी, तवा बांध परियोजना की। किस नदी पर है ये? तवा नदी पर, नर्मदा की सहायक नदी तवा नदी पर। लेकिन ये भी नर्मदा नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आता है ये, ठीक। तो कब शुरुआत हुई? 1958 में। पूर्ण हुई है 1978 में, पूर्ण हुई 1978 में। कहां पर है ये? होशंगाबाद जिले की इटारसी तहसील के रानीपुर गांव में। रानीपुर, होशंगाबाद जिले के इटारसी तहसील के रानीपुर ग्राम में, रानीपुर ग्राम में, रानीपुर ग्राम में नर्मदा की सहायक नदी तवा पर, नर्मदा की सहायक नदी तवा पर स्थित है। गए हम भी गए थे। यह परियोजना सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान व बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य की पश्चिमी सीमा बनाती है, पश्चिमी सीमा बनाती है। तो ये दोनों चीजें भी क्लियर हो गई। बोरी अभ्यारण्य की बात करें तो वो भी होशंगाबाद जिले में, और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वो भी होशंगाबाद जिले में। क्लियर हो गया? तवा बांध परियोजना शुरुआत 1958 में, बनकर कब तैयार हुआ? 1978 में। किस नदी पर है ये? नर्मदा की सहायक नदी तवा पर है। किस जिले में? होशंगाबाद जिले के इटारसी तहसील के रानीपुर नामक गांव में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? सतपुड़ा। कौन सा अभ्यारण्य? बोरी, बोरी अभ्यारण्य। ठीक है। अब हम बात करते हैं मान परियोजना, मान परियोजना, मान परियोजना। किस जिले में होगा यह मान? नहीं, होशंगाबाद में होता तो अपन ने बार बार सुना होता है ना, अपन ने बार बार नहीं सुना ना, सिर्फ किताबों में ही पढ़ा है, किताबों में ही पढ़ा है। जैसे तवा का नाम लिया तो इन्होंने फट से बोला, मैं तो जा भी चुका हूँ, है ना। यदि होशंगाबाद में होता तो कोई बोल देता, मैंने देखा है कि मेरे गांव के पास में है, ऐसा कोई बोल देता। ये तो हमारे सतीश सर है होशंगाबाद वाले, आज ज्वाइन नहीं हुए, नहीं तो जरूर वो बीच में हस्तक्षेप जरूर करते कि सर ये यहाँ पे है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। सतीश सर है क्या आज आप? नहीं है। सतीश सर की एक अच्छी खासियत है, किस्तों में क्लास अटेंड करते हैं। कैसे? किस्तों में, मतलब वो सबूत देते रहते हैं कि मैं अभी हूं, मैं अभी हूं, मुझे ग्रुप से रिमूव मत करना, ऐसा बताने के लिए। ठीक है। ये धार जिले में है, धार जिले में। ठीक। तो किस जिले में? धार जिले के बड़हा गांव में, बड़हा गांव में नर्मदा की सहायक नदी मान नदी पर, नर्मदा की सहायक नदी मान नदी पर। मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। जैसे पश्चिम बंगाल के डॉक्टर आ जाते हैं,
इधर अपने इधर बैतूल में आते हैं अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में। अब कोई उनके ऊपर यकीन नहीं करता तो इसलिए अपना नाम रख लेते विश्वास। क्या नाम रख लेते हैं? विश्वास। तो उनके ऊपर विश्वास करना ही पड़ता है, नाम ही विश्वास है, तो ऐसे ही मानना ही पड़ेगा अपने को कि नर्मदा की सहायक नदी पर है। तो यह परियोजना नर्मदा की सहायक मान नदी पर किस जिले में? धार जिले के किस गांव में? बड़हा गांव में स्थित है। अब लिखेंगे जोबट परियोजना। जोबट परियोजना, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जोबट परियोजना, तो ये नर्मदा की सहायक नदी हथनी नदी पर, हथनी नदी पर अलीराजपुर जिले के पाटा गांव में, पाटा गांव में। और किस नाम से जाना जाता है इसे? जयंत कुमार जी बताइए, आपको पता है इसका उत्तर? गुड, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर बांध। शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर बांध। कल परसों जन्मदिवस था इनका, है ना? शहीद चंद्रशेखर आजाद। हाँ, कोई बोल रहा है? शांतनु जी बताइए। हाँ, जयंती थी। तो जयंती कब वो होता है? अच्छा, शहीद दिवस है ना? कब था? कल कौन सी तारीख थी भाई? ये वीडियो पूरे भारत के लोग देखेंगे। 23 जुलाई, 23 जुलाई, ठीक है, 23 जुलाई। तो हम बात करें शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर बांध की, पहले किस नाम से? जोबट परियोजना के नाम से। किस नदी पर है ये? हथनी नदी पर, हथनी नदी पर। और किस जिले में? अलीराजपुर। पहले झाबुआ जिले में आता था, अब अलीराजपुर जिले में आता है, ठीक है। हालोन परियोजना, हालोन परियोजना, हालोन परियोजना, हालोन मंडला जिले में, नर्मदा नदी पर। मंडला जिले में नर्मदा नदी पर। अगला लिखेंगे लोअर गोई परियोजना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोअर गोई परियोजना। लोअर गोई परियोजना, लोअर गोई परियोजना, लोअर गोई परियोजना। बड़वानी जिले में, बड़वानी जिले में पंचकुला गांव में कौन सी नदी है? बड़वानी जिले में बड़ी नदी की बात करें तो नर्मदा है, नर्मदा है। लेकिन नर्मदा की सहायक गोई नदी पर है, नर्मदा की सहायक गोई नदी पर निर्मित है। लेकिन एग्जाम में अक्सर नर्मदा नदी पूछा जाता है, ठीक है, तो इसलिए हमने नर्मदा की सहायक नदी बता दिया। क्या नाम है इसका? जो नया नाम, जैसे जोबट परियोजना का शहीद चंद्रशेखर आजाद, बड़वानी के कौन बड़वानी के? आपको पता होना चाहिए। भीमा नायक, शहीद भीमा नायक, बड़े सम्मान से नाम लेते हैं ऐसे। तो शहीद भीमा नायक परियोजना, इसका नया नाम क्या रखा है? शहीद भीमा नायक परियोजना, शहीद भीमा नायक परियोजना, भीमा नायक परियोजना। राजघाट परियोजना का नाम क्या बताया? लिखना नहीं, पेन एकदम चलने को तैयार रहता है, एकदम रेस पे छूटने के लिए। मैंने नाम लिया, एक्शन में आ जाता है हाथ एकदम, है ना। तो राजघाट परियोजना का नाम बताया होगा मैंने, रानी लक्ष्मीबाई, रानी
लक्ष्मी। बाणसागर परियोजना ये कहाँ पर है? शहडोल जिले के देवलोक में। हलाली परियोजना का नया नाम क्या बताया? हलाली परियोजना का सम्राट अशोक सागर। हलाली परियोजना का नाम लिखा है ना, पढ़ा अपन, सम्राट अशोक सागर, सम्राट अशोक सागर। अब जैसे हम कुछ परियोजनाओं की बात करते हैं, सुनना है, सिर्फ सुनना है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी घाटी की सबसे बड़ी परियोजना, कहां पर है ये? गुजरात में। तो किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है ये? सरदार सरोवर परियोजना, बड़ी परियोजना है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है राजस्थान। उन राजस्थान। ठीक। फिर उसी प्रकार बाणसागर परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, राजघाट परियोजना जिसे कहते हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। रानी लक्ष्मीबाई या राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश और पक्का ना, मैं भूल जाता हूँ, आपको याद रखना है, कल भी पूछूंगा, क्योंकि अब मेरा काम याद रखने का है क्या? नहीं, मुझे अब कोई एग्जाम नहीं देना, एग्जाम देने के दिन मेरे चले गए, आप लोगों को याद करना है। ठीक। तो राजघाट परियोजना का नया नाम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, बेतवा नदी पर है। और किन दो राज्यों की? ठीक। अब हम बात कर रहे हैं उर्मिल परियोजना, ये नहीं पढ़ा हमने, उर्मिल नदी पर है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है उर्मिल परियोजना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। उसी प्रकार केन परियोजना, केन नदी पर, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना। पेंच, अब हम दक्षिण की ओर आ रहे हैं, पश्चिम का पढ़ लिया ना बंदे, उत्तर का भी पढ़ लिया, अब हम दक्षिण की बात कर रहे हैं। तो किस राज्यों की संयुक्त परियोजना होगी? महाराष्ट्र। क्या बात है, बहुत दिन के बाद सही जवाब दिया। केन परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, पेंच परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, बिल्कुल सही जवाब। पेंच छिंदवाड़ा सिवनी वाले, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। बावनथड़ी परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। किस नदी पर है? बावनथड़ी एक नदी का ही नाम है, बावनथड़ी नदी पर। बाघ परियोजना ये भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। चंबल घाटी परियोजना किन दो राज्यों की? राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। माता टीला बांध की बात करें तो कोई बताएगा? तो माता टीला बांध, माता टीला बांध किस नदी पर है? माता टीला बांध, यही जो राजघाट बांध, लक्ष्मीबाई, बेतवा नदी पर है ये, है ना, बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई माता टीला जल विद्युत परियोजना, एक ही नाम से। ठीक। केन बहुउद्देशीय परियोजना किन दो राज्यों की? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। केन छतरपुर और पन्ना जिले में, केन नदी पर छतरपुर और पन्ना जिले में स्थित है। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। तो कोशिश की हमने मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ने, इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। कल मध्य प्रदेश से संबंधित वन, मध्य प्रदेश के वन, वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। तो कल की क्लास भी बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो अभी से हमारा टाइम फिक्स कर ले, सब कल सुबह क्लास लगेगी 7 बजे। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग ध्यान से सुन लें। तो मिलते हैं कल ऐसी बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।